Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 26th of August. So, students, in today's video lecture, we will be discussing three articles. One article is related to tourism sector of India. The second article will be focusing on Indo-Japan ties. Okay, and third article will be focusing on illegal narcotics trade taking place in Naxalite affected regions of India. Okay, so let's begin with the first article. The article is titled as The Tariff Proof Sector. See, ये जो आर्टिकल है आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया है और ये आर्टिकल ना इंडिया के टूरिज्म सेक्टर का पोटेंशियल डिस्कस करता है. ओके, we all know that a couple of weeks ago United States under Donald Trump has slapped Indian exports with tariffs. So this has made Indian economy vulnerable to external trade shocks. यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अब डिसीजन लिया है ना, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से एक चोट आई है. तो इसी को देखते हुए ना इस आर्टिकल में ये जिक्र है दैट हाउ टूरिज्म इज ए very good alternative for ensuring growth of Indian economy and how tourism sector can insulate Indian economy from external shocks और टैरिफ बैरियर्स. ये जो टूरिज्म सेक्टर है ना, ये कैसे एक ऑल्टरनेटिव ग्रोथ ड्राइवर है एज वेल एज कैसे ये टैरिफ बैरियर से प्रिवेंट करता है इकोनॉमी को, ये सारी बातें हैं. ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है टूरिज्म सेक्टर का? इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो. इंडिया के पास जब फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं तो ये सर्टेन है कि हमारे पास डॉलर्स आते हैं. ओके, एंड दैट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग आवर फॉरेक्स रिजर्व्स और एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी होता है ना. इंडिया का हर रीजन प्रोस्पर होता है उस पैसे से, एज वेल एज हर रीजन का एक्सपोजर होता है. वहाँ पे जो टूरिज्म साइट्स हैं वो ना लाइमलाइट में आती हैं. टूरिज्म, अगर आपका टूरिज्म सेक्टर या टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है तो. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म. जो टूरिज्म सेक्टर है ना, ये इंडिया की जीडीपी में 5% कंट्रीब्यूट करता है. बट व्हेन वी कंपेयर दिस डेटा विद ग्लोबल डेटा, देन वी विल फाइंड कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना टूरिज्म सेक्टर का, दैट इज अनटैप्ड, अंडर यूटिलाइज्ड है हमारा टूरिज्म सेक्टर. क्योंकि वर्ल्ड के जो कंट्रीज है ना, उनकी जीडीपी में तो 10% कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म सेक्टर. ग्लोबल एवरेज 10% है. फॉर एग्जांपल जो ये आपके सऊदी अरेबिया, दुबई कंट्री है ना, वहाँ की जीडीपी में तो 10% कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का. एंड वी ऑल नो इंडिया के अंदर तो कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, नेचुरल ब्यूटी है इंडिया में, एंड इंडिया इज़ वेल एंडोड विद अदर काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, है ना. सो इंडिया को क्या है, अपने इस पोटेंशियल को पूरे तरीके से कैश इन करना होगा अगर जीडीपी को स्ट्रेंथन करना है तो. ये न्यूमेरिकल डाटा आप याद रखेंगे, अपने आंसर में ड्रॉप करना है आपको इसे. एज वेल एज यू कैन यूज सेम डाटा इन योर ऐसे ऑल्सो. अगर ऐसे का टॉपिक कुछ मिलता जुलता है टूरिज्म से या इंडिया के ट्रेड से या इकोनॉमी का है तो आप ये पॉइंट वहाँ भी लिंक कर सकते हैं. बट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, 2024 में ना टूरिज्म जनरेटेड 2.45 लाख करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज. ये देखिए 2.45 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा में पैसा आया है भारत की अर्थव्यवस्था के पास. यू कैन सी दिस इज ए होपिंग सम ऑफ मॉनिटरी वैल्यू. काफ़ी ज़्यादा पैसा है ये. सी, अगर हमारा टूरिज्म की जो जीडीपी है ये 5% से 10% राइज हो जाए ना, देन इट विल हैव मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी. हाउ? हमारे पास ना ये इतना एडिशनल पैसा हो रहा जाएगा. अगर 5% से 10% पे आ गई ना टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, तो $516 बिलियन पैसा आ जाएगा हमारी जीडीपी में. देख सकते हो आप, $560 बिलियन, बहुत ज़्यादा पैसा होता है ये. सेकेंड इज इट विल ऑल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स. 40 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इंडिया के यूथ के पास. ओके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा. एंड
जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है ना, हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये भी इंक्रीज होंगी 130 टू 140 बिलियन डॉलर। अगर टूरिज्म 5% से 10% बढ़ गया तो ये 3 बेनिफिट्स तो सर्टेन होंगे ही होंगे इंडियन इकोनॉमी में, है ना। दिस विल बिकम अ रियलिटी। जॉब जनरेट होंगे लार्ज स्केल पे, जीडीपी में ये इतना 516 बिलियन डॉलर पैसा आएगा। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मीन्स फॉर एग्जांपल फ्रांस से कोई इंडिया आया, अब फ्रांस का जो सिटीजन है उसके पास अपने कंट्री की करेंसी है, इंडिया उससे डॉलर लेगा, तो जो एक्सचेंज करेगा ना, तो इंडिया उससे जब एक्सचेंज करता है तो वहाँ पे भी कुछ कमीशन रखता है, तो उस कमीशन से भी इंडिया अर्न करेगा। हाउ मच अमाउंट? दिस नंबर 130 टू 140 बिलियन डॉलर। तो ये सारा न्यूमेरिकल डाटा आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लीजिए, है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आंसर लिखने में। नेक्स्ट इज, और जो इम्पोर्टेंट बात है टूरिज्म सेक्टर की, वो है इसकी इंक्लूसिव नेचर को लेके। इट इज़ अ हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर। कैसे? इट जनरेट्स लाइवलीहुड अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, हैंडीक्राफ्ट्स, वेलनेस, एंटरटेनमेंट एंड फूड सर्विसेज। देखिए ये लेबर इंटेंसिव है, ये लाइवलीहुड जनरेट करता है लोगों को ना। टूरिस्ट आ रहे हैं तो लोग अपनी पर्सनल जो उनके व्हीकल्स होते हैं उनको टैक्सी में चेंज कर लेते हैं और पैसे कमाते हैं। हॉस्पिटैलिटी, छोटे मोटे होटल्स और ये सब खोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ चीज़ें इंडिया के जो रूरल एरियाज़ में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये सब चीज़ें बेचने लगते हैं। वेलनेस, एंटरटेनमेंट एंड फूड सर्विसेज। ओके, तो अलग अलग तरीके के जो उनके फूड क्यूजीन्स हैं वो खिलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे राजस्थान में कितने टूरिस्ट आते हैं केवल चोखी डानी पे बाजरे की रोटी खाने, तो वो सब बातें लिखी हुई हैं इसमें, और ये बातें आप अपने आंसर में भी ड्रॉप कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब एक जो फ़ायदा है ना टूरिज्म इंडस्ट्री का, वो क्या है कि अगर हमारी पॉपुलेशन पूरे तरीके से स्किल्ड नहीं है ना, अगर कुछ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सेमी स्किल्ड भी है, तो भी टूरिज्म इंडस्ट्री उसके पोटेंशियल को हार्नेस करती है उनको जॉब देके। अब जो लोग कम पढ़े लिखे हैं मान लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं ड्राइवर बन जाएंगे, किसी होटल में काम कर लेंगे। जो रूरल एरियाज़ में अगर कहीं पे लिटरेसी लेवल कम है तो वो और कुछ काम देख लेंगे टूरिज्म सेक्टर में। ओके, सो व्हाट दिस इंडिकेट्स कि जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना टूरिज्म के ऊपर, एवरी रुपी स्पेंट ऑन टूरिज्म मल्टीप्लाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर। यानी आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा ना कि मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, मनी मल्टीप्लायर। तो जो टूरिज्म जो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करेगा हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए, उसका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट ऐसा होगा कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ओके, ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर मनी मल्टीप्लायर है। आगे इसके और फायदे या और हमें अभी क्या करने की जरूरत है, लाइक व्हाट स्ट्रेटेजीज इंडिया नीड टू अडॉप्ट टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। फर्स्ट इज डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। इंडिया को ना अपने टूरिज्म हब की कुछ साइट्स को अच्छे तरीके से डेवलप करना होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ना एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर कर सकता है जहां ना ये 50 वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस प्रिपेयर कर सकता है बाय ब्लेंडिंग इंफ्रा, सस्टेनेबिलिटी एंड ब्रांडिंग। ओके, यानी आप कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस बनाइए 50 जिनके बारे में फॉरेनर्स सुने और आपके कंट्री में विजिट करें वो, ठीक है ना। दिस विल हेल्प इन इंडिया इन व्हाट, ऐसा करेंगे तो इंडिया क्या बनेगा, दैट इंडिया विल बिकम अ प्लेस टू सी, अ प्लेस टू एक्सपीरियंस। इंडिया शिफ्ट करेगा आज की तारीख में, मतलब केवल लोग देखने आ रहे हैं ना, फिर लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस भी करेंगे। प्लेस टू सी का मतलब है बस ऑब्जर्व कर लिया, वेयर एज प्लेस टू एक्सपीरियंस का मतलब होगा दैट पीपल आर कमिंग इन इंडिया, they have emotional bonds, they are interacting with the local and indigenous people of India, पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ के कल्चरल लाइफ में। तो कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस बनाइए, तो इससे भी टूरिज्म सेक्टर हमारा इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट जो कर सकती है गवर्नमेंट, दैट इज सिंप्लीफाई ई वीज़ाज एंड इमिग्रेशन। अब लोगों को वीज़ा लेने में बड़ी दिक्कत आ जाती है ना, तो ये आप वीज़ा लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से उनको एक्सेस प्रोवाइड करवाइए वीज़ा का आपके कंट्री का। जैसे आप
मॉडल अडोप्ट करिए जो थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ में मॉडल है कि आपको कोई इतना वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका मन कर रहा है थाईलैंड विजिट करने का, टूरिज्म हब है, सिंपल गए, तो वो किस राह पे चलते हैं वैसे ही आप चलिए। ओके, ये किस में मदद करेगा हमारी इकोनॉमी, ये मदद करेगा टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन रिड्यूसिंग एंट्री बैरियर्स। लोग ज़्यादा आएंगे जब ई वीज़ाज और इमिग्रेशन पॉलिसी आपकी हैसल फ्री होगी, तो सिंपली होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, है। अगर वो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा इसमें तो ज़्यादा लोग आएंगे। एज वेल एज इट विल प्रोवाइड सीमलेस ट्रेवल एक्सपीरियंस, वो सेम बात है, लोग घूमने आएंगे। एयर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। देखिए इन्हीं छोटे छोटे एग्जाम्पल से, छोटे छोटे पॉइंट से आप अपना आंसर अच्छा बना सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है ना, हवाई जहाज वगैरह आपके, इनकी स्ट्रेंथ आपको, इनका नंबर बढ़ाना होगा बाय 1000 एयरक्राफ्ट, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी होगी। ओके, तो ये भी टूरिज्म सेक्टर को आपके को अच्छा बनाएगा। नेक्स्ट इज कंटेंट लेड प्रमोशन, यूज इन्फ्लुएंसियर मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग, AI इनेबल्ड क्यूरेशन टू शोकेस इंडिया ग्लोबली। यानी इसका मतलब है, कंटेंट लेड प्रमोशन का मतलब है कि आपको इंडिया को ना थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी होगी अपने टूरिज्म सेक्टर की, टूरिज्म इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड के, आपके क्रिकेट स्टार्स हैं, ओके, उनसे आप मार्केटिंग करवाइए, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग, जो आपके कंट्री में प्लेसेस हैं उनके बारे में ब्लॉग्स डालिए आप यूट्यूब पे या इधर उधर, सो दैट उनके बारे में लोगों को पता चले। एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लीजिए ताकि इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो राइज करे ग्लोबली। ओके, बिल्कुल बेसिक बात थी। मूविंग अहेड, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, अनलॉक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सी, ये पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है आपके आंसर में, टूरिज्म सेक्टर का पोटेंशियल पूछा जाए तो। दिस पॉइंट सेज दैट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसको आप इंक्लूड करिए इन द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट टू इनेबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। यानी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, कंट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, उसको आप इस लिस्ट में, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल करिए। अब ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट क्या है? सी, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ना एक लिस्ट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो प्रिपेयर करता है इस लिस्ट को। एंड इस लिस्ट के अंदर जो भी सेक्टर आ जाता है ना इकोनॉमी का, दैट सेक्टर गेट्स न्यूमरस एडवांटेजेस। उसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाई जाएगी, उसको ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर भी लेके आया जाएगा। तो अगर हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के पास क्रेडिट अवेलेबल है, एज वेल एज वो क्या बोलते हैं, वो इजीली क्रेडिट अवेल कर सकती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अंडर, तो डेफिनेटली टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करेगा इंडिया में। तो आप प्रीलिम्स के लिए भी ये ध्यान रख लीजिए, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आए टूरिज्म इंडस्ट्री का, देन आई वांट यू दैट मेंशन दिस पॉइंट एट फर्स्ट प्लेस कि इंक्लूड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू HML लिस्ट, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। ओके, यहीं से एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा कि हाँ इसको पता है, इस स्टूडेंट को इसने इतना लिखा है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। यानी कि हमें ना अपना डोमेस्टिक टूरिज्म जो है ना वो भी प्रमोट करना होगा। फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स तो काफ़ी आते हैं, बट इंडिया की जो खुद के सिटीजन्स हैं वो आसपास में अपनी जगहों पे घूमना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को आप बूस्ट करिए। एंड ये बूस्ट कैसे होगा? कैंपेन्स चलाइए। जैसे इन द पास्ट वी हैव सीन दैट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड प्रोग्राम्स और कैंपेन्स लाइक देखो अपना देश। ये एनकरेज करता है डोमेस्टिक टूरिज्म को। डोमेस्टिक टूरिज्म, तमिलनाडु का आदमी कहाँ जा रहा है? हिमाचल प्रदेश घूमने। हिमाचल प्रदेश का आदमी तमिलनाडु, केरला जा रहा है घूमने। दिस इज़ व्हाट? डोमेस्टिक टूरिज्म। इससे क्या होता है?
कल्चरल एक्सचेंज, इंटीग्रेशन एंड अफोर्डेबिलिटी। ये आपके कंट्री के अंदर ना कल्चरल एक्सचेंज होके कल्चरल फर्टिलाइजेशन होता है, कल्चरल फर्टिलाइजेशन, कल्चरल सिंथेसिस, आपका कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, कंट्री के अंदर इंटीग्रेशन की फीलिंग आती है, यूनिटी बॉन्ड अच्छा होता है कंट्री का, अगर आप डोमेस्टिक टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं तो। Now, moving on to the next point that is related to sustainable and thematic tourism. आप इन एरियाज पे भी फोकस करिए, वेलनेस टूरिज्म, होटल बनाइए, स्विमिंग पूल रखिए, स्पिरिचुअल जर्नी, फॉरनर्स आ रहे हैं उनको ऋषिकेश ले जाइए योगा करवाने, स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, काफ़ी लोग इंडिया आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, उनको वो भी टूरिज्म का ही पार्ट है। एंड इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंसेस, फॉरनर्स जो इंडिया आ रहे हैं ना, उनको एंश्योर करिए दैट दे गेट दिस एक्सपीरियंस, इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस। इसका मतलब सिंपली है दैट दे नॉट ओनली ऑब्जर्व इंडिया, जस्ट दे कम एंड जस्ट सी, बट कुछ इस तरीके से उनसे आप बिहेव करिए दैट दे हैव अ इमोशनल बॉन्ड विद इंडिया और इट्स पीपल, है ना। तो भी आपका टूरिज्म सेक्टर ग्रो करेगा। एंड अलाइन विद इंडिया सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ्स विदाउट री इन्वेंटिंग आइडेंटिटी, और इंडिया के टूरिज्म को आप अपनी जो सिविलाइजेशन इथोज है ना, वासुदेव कुटुंबकम, है ना, इन सब से अलाइन करिए, जोड़िए। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग और बोल्स्टरिंग अ टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो आर्टिकल बात करता है ना, हमने बिगिनिंग में देखा था दैट यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टैरिफ इंपोज किए हैं दैट हैज़ मेड इंडियन इकोनॉमी वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। अब सोचिए आप दैट आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री 5% से 10% जीडीपी में आ गई है, तो कितना तो एडिशनल रेवेन्यू होगा आपके पास, कितने जॉब होंगे। सो आपकी इकोनॉमी ने जो ये चैलेंज झेला है अदर कंट्री से, यूएस से टैरिफ का, ये डेफिनेटली उसके लिए कंपनसेट कर देगा। तो यही पॉइंट आज के इस आर्टिकल में आया है कि टूरिज्म का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दैट इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल ट्रेड शॉक्स। यूएस ने आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। सोचो अगर आपका टूरिज्म इंडस्ट्री 5% से 10% हो, आपका कितने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ओके, फॉरेन एक्सचेंज ब्रिंग्स इनफ्लोज इम्यून टू टैरिफ्स। फिर टूरिज्म का एक और इम्पोर्टेंस है, ये फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है, एंड दैट एक्सचेंज इज इम्यून फ्रॉम टैरिफ्स। एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी ना टैरिफ लगा दोगे, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। सॉफ्ट पावर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉफ्ट पावर, tourism, tourism strengthens, it bolsters India's soft power, it showcases India's heritage and culture globally. ये इंडिया की जो कल्चर और हेरिटेज है ना, उसको ग्लोबल लेवल पे शोकेस करता है, दिखलाता है ना। अब सॉफ्ट पावर कैसे, जैसे मैंने योगा का एग्जांपल बताया था आपको कि ऋषिकेश में फॉरेनर्स आ रहे हैं, इंडिया की सॉफ्ट पावर है। क्लासिकल म्यूजिकल सुन रहे हैं फॉरेनर्स यहाँ के इंडिया का, दैट इज सॉफ्ट पावर। ओके, रीजनल डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट्स ग्रोथ बियॉन्ड मेट्रोज। जब आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री अगर इम्प्रूव करेगी तो क्या होगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना उसके बियॉन्ड ग्रोथ होगी, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पेरिटीज। बैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको अपने कंट्री के अंदर। ओके, नाउ सी, सो स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। इस आर्टिकल में हमने इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का न्यूमेरिकल डेटा देखा कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, हमने सारे पॉइंट देखे कि कैसे उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है, एज वेल एज इस इंडस्ट्री का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखा। तो आप जीएस पेपर 3 में इफ एनी क्वेश्चन कम्स कि डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म सेक्टर ऑफ इंडिया और हाउ टूरिज्म इंडस्ट्री कैन बी स्ट्रेंथन्ड फर्दर, कैसे और मजबूत किया जा सकता है उसको, तो आप ये सारे पॉइंट इस आंसर से, इस इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। इट इज़ रिटन बाय अ प्रोफेसर हर्ष वी पंत, इंडिया जापान टाइज, ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रायोरिटीज़। अब देखिए,
स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को ना जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो इसको हम एज ए सिंगल यूनिफाइड होल डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इंडिया जापान को ही डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम इसको स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री के साथ डिस्कस करेंगे, दैट इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं वो इन द प्रेजेंट एज ऑफ जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब रिसेंट टाइम्स में ना क्या है, वर्ल्ड इज इन टेल स्पिन, बहुत ज़्यादा जियो पोलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है जियो पोलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे एंगल्स देखेंगे इस आंसर में। सी इन दिस पैरा इट इज़ जस्ट सिंपल थिंग्स आर मैंशनड कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, ही इज़ प्लानिंग टू विजिट जापान नेक्स्ट वीक। अब ये जो उनकी विजिट है टू द जापान, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? ये एक तो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने ये विजिट ऐसे टाइम पे आ रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किए हैं। देन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, वो भी इंडिया में विजिट किए हैं अभी 2 दिन पहले। सो वो क्या इंडिकेट करता है? टेंटेटिव एजिंग ऑफ इंडिया चाइना टेंशंस। इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप था ना, डेफिसिट था, ट्रस्ट डेफिसिट पहले इतना था, अब वो थोड़ा कम हो गया है। एज वेल एज इंडिया और यूएसए में जो डेफिसिट था वो इंक्रीज हो गया है। अब इस टाइम पे इंडिया और जापान की जो मीटिंग टाई रहने वाली है नेक्स्ट वीक, वो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सो वी ऑल नो कि जापान जो है ना, इट इज़ अ की एंकर पार्टनर ऑफ इंडिया। इंडिया का बहुत ही रिलायबल ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है। एज वेल एज जापान का जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है ना, इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स और इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है ना। सो जापान इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? फर्स्ट इज जापान प्लेस्ड 10 ट्रिलियन येन और $68 बिलियन over the next decade, one of Tokyo's largest ever investments in India। जापान ने ना $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की प्रोमिस की है अगले 10 सालों में, 2035 तक इंडिया में। और ये टोक्यो का ना लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, उनमें से एक है। अब इस इन्वेस्टमेंट से जापान क्या क्या डेवलप कर रहा है इंडिया में? फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, everyone is aware of this, as well as this project also became a subject of criticism, क्योंकि ये क्यों आ रहा है, कौन ट्रेवल करेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि इंडिया के अंदर मेट्रो लेके आ रहे हैं। अब ये जो जापान ने $68 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, ये क्लीन एनर्जी, जो क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ग्रीन हाउस गैस एमिट होती हैं, दिल्ली जो वर्ल्ड के टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है, उस टाइम पे जब जापान हमें इन्वेस्टमेंट से क्लीन एनर्जी एंश्योर कर रहा है, तो देख लीजिए आप जापान कितना ज़रूरी है हमारे ग्लोबल जो स्टेज है उसके ऊपर, जो हम हमारे गोल्स फुलफिल करते हैं उसमें कितनी हेल्प कर रहा है जापान। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हेल्प करता है जापान। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, शिनकानसेन सिस्टम्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, जापान हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। ओके, जापान प्रोवाइड्स इंडिया विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। दिस शिनकानसेन सिस्टम है ना, ये सिंपली एक क्या है, बुलेट ट्रेन सिस्टम है। बुलेट ट्रेन सिस्टम, बुलेट ट्रेन सिस्टम को ही शिनकानसेन सिस्टम बोलते हैं। तो जापान ने ये सिस्टम इंडिया को दे दिया है। ओके, एज वेल एज सेमी कंडक्टर्स जो है ना, ये इंडिया को सप्लाई करता है जापान। सी अलोंग जापान इज थर्ड लार्जेस्ट लाइक सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स टू इंडिया। ये जो सेमी कंडक्टर्स भी आते हैं ना इंडिया में, जापान उनका बहुत बड़ा सप्लायर है। तो देख लीजिए जापान कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी एज वेल एज हमारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के लिए। देन जापान के साथ डिजिटल कोलैबोरेशन भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी एंड स्टार्टअप्स में। इट सिग्नल्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब जापान ने जो ये $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ना, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट जापान का जो ट्रस्ट है इंडिया में वो बहुत ही स्टेबल है। ओके, जैसा मैंने बताया ना आपको दैट
जापान इज ए की एंकर पार्टनर ऑफ इंडिया, देन ये इंडिकेट करता है कि दोनों की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो दैट इज डीपर देन द डीपेस्ट ओशियंस, आप ऐसे बोल सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज. अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान जब विजिट कर रहे हैं ना, नाउ दोनों कंट्रीज इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर जरूर फोकस करेंगे कि वो ना रिन्यू कर लें 2008 में जो उन्होंने इंडिया जापान सिक्योरिटी डिक्लेरेशन साइन किया था, इसको रिन्यू करेंगे ताकि कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ जो प्रेजेंट में 21st सेंचुरी में आज इस एज में जब ग्लोबलाइजेशन इज बैक पैडलिंग वेर एज मल्टीलैटरलिज्म इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ना, उन सारे चैलेंजेस के बीच एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया जापान सिक्योरिटी डिक्लेरेशन को रिन्यू जरूर करना चाहिए. तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखें कि इंडिया जापान सिक्योरिटी डिक्लेरेशन साइन हो रखा है दोनों कंट्रीज़ में. एंड इंडिया और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी प्रपोज किया हुआ है. इट हैज़ नॉट बिकम ए रियलिटी येट, बट दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बातें होंगी. इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव में क्या होगा? कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर्स, वो हमने ऊपर देख लिया है. क्रिटिकल मिनरल्स, एज आई टोल्ड यू जापान 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है क्रिटिकल मिनरल्स का इंडिया को. फार्मास्यूटिकल्स एंड क्लीन एनर्जी, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव होगा तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो इंडिया की अच्छी है, तो यहाँ इंडिया जापान को ये फार्मास्यूटिकल एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है. क्लीन एनर्जी जापान हमें टेक ट्रांसफ़र के तहत दे ही रहा है. ओके तो अगर इंडिया ये नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है, इफ़ इट बिकम्स अ सक्सेसफुल विजिट, तो क्या होगा? इंडिया का जो सिक्योरिटी डायमेंशन है एज वेल एज जो सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है, ये बूस्ट होगी. इससे क्या होगा? हमारी जो डिपेंडेंस है ना चाइना के ऊपर, वो रिड्यूस होगी, है ना. एज वेल एज जब हम ये जो सिक्योरिटी डायलॉग रिन्यू कर लेंगे तो दोनों कंट्रीज कैसा विजन लेके चलेंगे? दैट बोथ कंट्रीज फेवर ए फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर. वी ऑल नो दैट चाइना क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में? इट इज़ डिस्प्लेइंग सेबर रेटलिंग टैक्टिक्स, है ना, मसल बिल्डिंग कर रहा है ना चाइना. तो अगर इंडिया और जापान ये डायलॉग रिन्यू कर लेते हैं जो ऑलरेडी साइन हुआ है एज वेल एज, तो देख लीजिए कैसे दोनों कंट्रीज फिर एक रूल बेस्ड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करेंगे, उसके सपोर्ट में आएंगे. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एंड यूएस चाइना फैक्टर. अब इंडिया और जापान की जो मीटिंग है ये भी डिसाइड करेगी कि इंडिया और यूएस एज वेल एज इंडिया चाइना, इनके बीच में जो डायनामिक्स है, कंस्टेंट इंटरप्ले ऑफ रिलेशंस है, वो कैसे अनफोल्ड होता है. ओके सो देखते हैं इसमें क्या है. इंडियाज डिप्लोमेसी फोकसेस ऑन मल्टी अलाइनमेंट. अब हमारी डिप्लोमेसी तो मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस करती है ना, कि इंडिया ने तो डाइवर्सिफाई कर रखे हैं अपने रिलेशंस, कि हम तो सबके भाई हैं, सबके दोस्त हैं. जापान के साथ क्या है इंडिया का? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी. चाइना इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्यों है इंडिया के लिए? फॉर डिस्कसिंग और रिजोल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन दैट बॉर्डर स्किर्मिसेस वर देयर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो ये जो विजिट रहने वाली है प्राइम मिनिस्टर की, ये इम्पोर्टेंट है कि वो जापान के साथ कैसे विजिट करेंगे और चाइना कैसे इस विजिट को कैसे नेगोशिएट करेंगे, और हाउ चाइना व्यूज़ और इंटरप्रेट दैट विजिट. उससे हम चाइना के साथ हमारी टेंशन्स मैनेज कर पाएंगे और चाइना के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रहेगा हमारा. नेक्स्ट इज विद द यूनाइटेड स्टेट्स. वी ऑल नो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ had shown its true colors to India, है ना. वो तो एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर क्रिएट कर ही लिया है ट्रंप ने इंडिया से दूरी बना के, है ना. स्ट्रेटेजिक रेकलेसनेस डिस्प्ले की है उसने टैरिफ इंपोज करके. तो अब इंडिया को क्या करना होगा? जापान के साथ नेगोशिएट करते टाइम इंडिया को स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी मेंटेन करना होगा. स्ट्रेटेजिक पेशेंस मीन्स हमारे ऊपर ट्रंप ने अगर
कुछ कर भी दिया है ना तो भी हमें कोऑपरेशन रखना होगा ट्रंप के साथ, इस तरीके से कि अगर हम जापान से नेगोशिएशन कर रहे हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उससे नाराज ना हो जाए कुछ। ओके, तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस मेंटेन करना होगा। लाइक स्ट्रेटेजिक पेशेंस मीन्स इंडिया को वेट करना होगा फेवरेबल कंडीशंस का कि कब अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के पक्ष में आ रहा है। ओके, तो ये सारी बातें हैं इस आर्टिकल में। नाउ ये जो विजिट है ना, इस विजिट में जो नेगोशिएशन होंगे इंडिया जापान के बीच, बाद में चाइना जाएंगे पीएम, तो इंडिया चाइना के बीच, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी एज वेल एज एबिलिटी टू कंपार्टमेंटलाइज पार्टनरशिप। अब जब जापान और चाइना के साथ अभी नेक्स्ट वीक जब पीएम मिलेंगे ना, तो ये तो क्लियर है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, हम कितने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे, इसका टेस्ट होगा। एज वेल एज कंपार्टमेंटलाइज पार्टनरशिप्स। कंपार्टमेंटलाइज पार्टनरशिप का मतलब है कि इंडिया जो अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस रखता है ना, वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर नहीं रखता। फॉर एग्जांपल, इंडिया जापान के साथ ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर हार्मनी में है, बट देर आर फ्यू पॉइंट्स जहां इंडिया और जापान के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे। ओके, तो कंपार्टमेंटलाइज पार्टनरशिप का मतलब है आप अपने रिलेशंस एक कंट्री के साथ कंपार्टमेंट्स में देखते हैं, छोटे छोटे तोड़ के। लाइक यानी जापान के साथ जब आप अपने रिलेशन बना रहे हैं ना, इट डजेंट मीन दैट इंडिया इज अनोइंग और इन्फ्यूरिएटिंग चाइना और यूएसए। तो इस चीज़ का भी टेस्ट होने वाला है जो नेक्स्ट विजिट होगी पीएम मोदी की नेक्स्ट वीक। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्वाड एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। सी, क्वाड इनफॉर्मल ग्रुपिंग, वी ऑल नो कि ये इसमें ये सब कंट्रीज हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए में, उसने तो इनकंसिस्टेंसी दिखाई है। सो उससे हुआ क्या है कि क्वाड का जो स्ट्रेटेजिक कोहेसन है ना, दैट हैज़ वीकंड, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। क्वाड ऑलरेडी ही इनफॉर्मल है, अब देखना होगा कि वो किस स्तर से या मतलब किस तरीके से फंक्शन करेगी। तो जापान के साथ अब जो नेगोशिएशन होगी वहाँ के पीएम के साथ और इंडिया के पीएम करेंगे, उससे एक ये चीज़ भी सामने आएगी। नाउ जापान emerges as India's most reliable partner in maintaining balance against China's assertiveness and US unpredictability। ये वही बात आ गई है इस आर्टिकल में कि जापान के साथ इंडिया जिस स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस से, बिल्कुल रेशनल कैलकुलेशन से पॉलिसीज डिस्कस करेगा ना, इट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, कि चाइना और यूएस का फिर स्टांस क्या रहता है। वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, बट गुड थिंग इज़ दैट आपको नए नए कीवर्ड्स मिल रहे हैं। जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो उतना समझिए आप। ओके, नेक्स्ट, ये जो विजिट होगी, की टेक अवेज इस विजिट में, ये $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, इसकी सारी बातें होंगी। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, दैट दिस वी हैव डिस्कस्ड ऊपर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी हमने ये भी डिस्कस कर लिया है क्वेड में, एज वेल एज सॉफ्ट पावर अलाइनमेंट ये भी डिस्कस कर लिया है, दैट कि कैसे इंडिया और जापान मल्टीलैटरलिज्म, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ऑर्डर, इन सबको सपोर्ट करते हैं। तो ये वही बातें आ गई हैं। ओके, अब कुछ चैलेंजेस भी होंगे इस विजिट के दौरान जो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे। दैट इज़ यूएस अनप्रिडिक्टेबल है, अब जापान से कैसे नेगोशिएट करें, किस तरीके से। तो पॉसिबिलिटी है क्वेड कमज़ोर पड़ जाए, ये हमने देख ही लिया है। एंड चाइना फैक्टर, नीड टू मैनेज टेंशंस वाइल अवॉइडिंग एस्केलेशन। अब जापान के साथ जब हम नेगोशिएट करेंगे और उसके बाद चाइना से मीटिंग होगी ना, तो हमें क्या करना, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ना, उनको अच्छे से मैनेज करें। ये सेम वही बातें आ गई हैं फिर से आर्टिकल में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जापानीज क्वेश्चन, टोक्यो बैलेंसेस डीपनिंग टाइज विद इंडिया अगेंस्ट इट्स इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद चाइना। जो टोक्यो है ना, ये भी बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से बैलेंस करेगा अपनी टाइज इंडिया के साथ, क्योंकि जापान जो है ना, उसकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चाइना के ऊपर भी काफ़ी है। सो
Keeping all these things in mind, the next visit is going to be a significant visit if observed from strategic lenses. ठीक है ना, तो ये सब बातें थी. सो दिस आर्टिकल ऑल्सो कम्स टू एन एंड हियर. तो इस आर्टिकल में देखिए, आपका GS2 में अगर आंसर आता है इंडिया जापान टाइज के ऊपर, या मिक्स होके आता है इंडिया जापान और इसका US और चाइना के साथ रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल था. हमने इकोनॉमिक डायमेंशन एज वेल एज सिक्योरिटी डायमेंशन, है ना, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, एंड हाउ बोथ कंट्रीज एंश्योर है रूल बेस्ड ग्लोबल फ्रेमवर्क. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दिस आर्टिकल इज how East India's red corridor became a green belt for narcotics. जो ईस्ट इंडिया का रेड कॉरिडोर है ना, विच मीन्स ये बात कर रहा है इंडिया के जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज है ना, नक्सलिज्म जहाँ पर हावी है, उन एरियाज में नैरकोटिक्स का ट्रेड चल रहा है, इलीगल ड्रग कल्टीवेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग. ओके, नाउ दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. GS3 में जो आपका सिलेबस है ना इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए जो ये आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू ऑब्जर्व PYQs ऑफ कपल ऑफ ईयर्स अगो, यू विल सी दैट UPSC हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया, है ना. ऐसे सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 मार्कर 15 मार्कर. सो इस आर्टिकल में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सिंपली इंट्रोडक्शन में ना ये बताया हुआ है दैट इंडिया का जो रेड कॉरिडोर है ना, स्टेट्स लाइक झारखंड, बिहार, ओडिशा, दीज स्टेट्स हैव बीन ट्रेडिशनली हब ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. दीज आर नाउ यू नो प्रेफरिंग दिस इलीगल नैरकोटिक्स कल्टीवेशन. ओपियम और कैनबिस यानी नशों का व्यापार चल रहा है, भांग का, अफीम का, हीरोइन, ड्रग्स, ये सब चीज़ें ना, इन सब का यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है और ट्रेड चल रहा है, मार्केट है. ओके, एंड दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो आप मैप बना के मार्क भी कर सकते हैं अपने आंसर में, जो इस नैरकोटिक्स कल्टीवेशन से प्रभावित हैं, है ना. सो दिस मेनेस हैज़ अफेक्टेड दीज डिस्ट्रिक्ट्स. नाउ माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज turning into fertile grounds for drug cultivation due to forest cover, remoteness and poverty. जो माओवाद से प्रभावित जो इलाके हैं ना भारत के, वो ड्रग मैनेस इसलिए फेस कर रहे हैं बिकॉज एक तो वहाँ पे ना फॉरेस्ट कवर और रिमोटनेस है, तो इसलिए जो स्टेट मशीनरी है ना, पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, वहाँ पे रेगुलेटरी ओवरसाइट मेंटेन नहीं हो पाता, एज वेल एज पॉवर्टी, गरीबी है, तो अब लोग, एजुकेशन है नहीं तो लोग यही करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच टॉक्स अबाउट द ओपियम नेक्सस. ये जो नेटवर्क बना हुआ है, ये कैसे ऑपरेट होता है. सी, विलेजर्स कल्टीवेट पॉपी फॉर क्विक मनी, सेल टू माओइस्ट्स एंड ट्रैफिकर्स. गांव वाले ना, उनको पैसा चाहिए होता है, सो दे सेल दिस पॉपी, ओपियम एंड हीरोइन टू दीज माओइस्ट्स एंड ट्रैफिकर्स. माओइस्ट्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन. वो इनके कल्टीवेशन को, लोगों को बोलते हैं आप कल्टीवेट करो, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, और इससे वो क्या है, गांव वालों को पैसे भी देते हैं, एज वेल एज गांव वालों को वो कुछ पैसे देंगे एंड इंटरनेशनल मार्केट में उसको महंगा बेच देंगे. सो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर इज अ नेक्सस बिटवीन इम्पोवरिस्ड विलेजर्स, इंसर्जेंट्स एंड इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स. एक तरीके का नेटवर्क बना हुआ है जिसमें गांव वाले भी शामिल हैं, माओवादी और नक्सलाइट लोग भी शामिल हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग किंग जिनको बोलते हो आप, जो ड्रग्स का व्यापार करने में माहिर हैं, ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं. दैट्स वाई दिस कल्टीवेशन एज वेल एज इलिसिट ट्रेड ऑफ नार्कोटिक्स इज गोइंग ऑन इन दिस रीजन. नाउ opium cultivation provides material for illicit heroin production linked to global drug trade. ये जो ओपियम है ना, ये रॉ मटेरियल है किसका, हीरोइन का, और हीरोइन की डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लोबल लेवल पे, इसलिए ये व्यापार चलते जा रहा है. सो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया का
कितना बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी। स्टेट मशीनरी के सामने आप चैलेंजेस देख पा रहे हैं। तो आप ये तो जरूर याद रखिएगा, एक तो ये पॉइंट अपने आंसर में लिखने के लिए, दैट दीज आर द फैक्टर्स दैट कंपेल पीपल टू चूज दिस पाथ, और वो ऑपरेट इस तरीके से करता है। नाउ अब ये जो ट्रेड है ना, ये ल्यूक्रेटिव मीन्स इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स। हाउ? इकोनॉमिक इंसेंटिव को इस रीजन को देखते हैं। लीगल क्रॉप्स गिव्स 30,000 to 35,000 पर एकड़। अब किसान लोग अपने खेत में चावल उगाते हैं, सब्जियां उगाएंगे, उनको 30-35 हज़ार रुपये मिल जाएंगे हर एकड़ से। बट इफ़ दे कल्टिवेट दीज इलीगल क्रॉप्स, ओपियम, कैनेबिस, देन दिस गिव्स देम मोर मनी। So it is profitable for them to choose or to cultivate these crops। 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक भी कमा लेते हैं वो पर एकड़। सो हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, एज वेल एज इन चीज़ों की हाई डिमांड है। सो दिस अट्रैक्ट्स पुअर विलेजर्स। नाउ वुमेन एज वेल एज चिल्ड्रन आर ऑल्सो एंगेज्ड इन दिस हीनियस प्रैक्टिस। सो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो कि वाई दिस गोज ऑन, अगर आपसे रीज़न पूछ लिया जाए तो, कि एक तो इकोनॉमिक इंसेंटिव। नेक्स्ट इज ये न्यूमेरिकल डाटा ना, ये भी आप अगर याद रख पाएँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर याद रखिए, बिकॉज न्यूमेरिकल डाटा ऑल्सो एड स्ट्रेंथ्स टू योर आंसर। झारखंड में ना इतने रीजन में 2023 में गवर्नमेंट रिपोर्ट बोलती हैं इलीगल पॉपी कल्टीवेशन चल रहा था, गांजा इतना रिकवर किया गया, रो रेजिन दिस अमाउंट, पॉपी पोड्स दिस अमाउंट, ठीक है ना। ओडिशा के 18 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड अंडर इट। दीज आर वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स, मलकानगिरी, कोरापुत, गंजम, गजपति। ओके, ट्रैफिकिंग रूट्स क्या हैं? ओडिशा, दिल्ली, आंध्रा, अदर स्टेट्स। सी, तो अगर आप एक मैप बना देंगे यूं इंडिया का, और आपके पास 10 मार्कर आता है ना, और आप लिख देते हैं दैट उड़ीसा में ये है, कोरापुत, गंजम, मलकानगिरी, तो आपका आंसर अच्छा बनता है। ओके, अब इस चीज़ की सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस वो क्या है? ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है ना, इलीगल ट्रेड ऑफ नारकोटिक्स, ये फाइनेंस कर रहा है माओवादियों को और नक्सलवादियों को, जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मजबूत होता है इंडिया में। इट सस्टेन्स सेपरेटिस्ट एज वेल एज माओइस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया। नार्को टेररिज्म लिंक्स, इंसर्जेंट्स, कार्टल्स कोलेबरेटिंग, जैसा हमने ऊपर देखा ना दैट इंटरनेशनल ड्रग माफियाज और ये सब, इनके बीच में एक नेक्सस है, तो ये भी इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। नाउ दिस रीजन इज इन प्रॉक्सिमिटी टू म्यांमार, गोल्डन ट्राइंगल रूट फॉर ट्रैफिकिंग। अब ये जो रीजन है ना, बिहार, झारखंड और ओडिशा का, ये म्यांमार से पास में ही है, बस आपको नॉर्थ ईस्ट क्रॉस करके चले जाना है उधर। तो इसलिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए कि इस रीजन के जो वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, जो गैप्स हैं, सिक्योरिटी गैप्स। तो आप देख सकते हैं दैट हाउ दिस इज लाइक चैलेंजिंग इंडियाज सिक्योरिटी। वीक लोकल गवर्नेंस, डिफिकल्ट टेरेन एड्स कल्टीवेशन एंड स्मगलिंग। लोकल लेवल पे जो पुलिस मशीनरी है, जैसा हमने देखा ना दैट फॉरेस्ट कवर ज़्यादा था, रिमोटनेस थी, सो इससे क्या होता है, देयर इज पुअर रेगुलेटरी ओवरसाइट, ध्यान ही नहीं रख सकते। फिर टेरेन जो है, फॉरेस्ट कवर है, तो वहाँ कौन जाएगा चेक करने, तो इसकी वजह से ये ट्रेड सस्टेन हो रहा है। अदर चैलेंजेस, पॉवर्टी और लैक ऑफ लाइवलीहुड पुश विलेजर्स टू नारकोटिक्स फार्मिंग। ये रीजन है जिसकी वजह से पीपल चोज दिस पाथ। फियर ऑफ माओइस्ट्स प्रिवेंट्स कोऑपरेशन विद पुलिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माओइस्ट जो लोग हैं ये आम विलेजर्स को डरा देते हैं दैट इफ यू विल गिव इंफॉर्मेशन और टिप ऑफ टू द पुलिस, तो इट वुड रिजल्ट इन टू डेट्रीमेंटल कंसिक्वेंसेस। बहुत ही घातक परिणाम होंगे इसके। माओइस्ट गांव वालों को डरा के रखते हैं। दैट्स वाई दिस ट्रेड गोज ऑन। इंटरस्टेट मूवमेंट मेक्स एनफोर्समेंट डिफिकल्ट। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, ये जो स्टेट हैं इनके बॉर्डर आपस में सटे हुए हैं, एंड इनका जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज एक्सेसिवली लार्ज।
तो फिर उनकी मूवमेंट को ट्रैक कैसे किया जाए, ये डिफिकल्ट हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। देख रहे हैं आप चैलेंजेस, ये सब चैलेंजेस आप लिखेंगे अपने आंसर में, एंड दैट विल हेल्प यू इन फैचिंग मार्क्स। सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स फॉर कंसीलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, कुछ ऐसे नेटवर्क्स बना रखे हैं माओवादियों ने, बड़े आराम से छुपा के ना इस सारे माल को वो पहुंचा देते हैं मेन रूट्स तक, ये सारी बातें। नाउ गवर्नमेंट ने किया क्या है टू टैकल दिस menace, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इलिसिट प्लांटेशंस। गवर्नमेंट ने ना 16,000 प्लस एकड़ जमीन थी ना जो झारखंड की, वहाँ पे इलिसिट प्लांटेशंस इन सब को वो तहस नहस कर दिया, सरकारी ऑर्डर हो गए। ओके, गुड अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट की जो पुलिस है और सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके बीच में तालमेल अच्छा है, वो भी टू ए ग्रेट लेवल और टू ए ग्रेट एक्सटेंट टैकल करता है, डेटर करता है इनको, ऐसे क्राइम्स को। देन पुश फॉर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स टू वीन अवे विलेजर्स। अब गवर्नमेंट को करना क्या होगा, जहाँ पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करिए। सो जो विलेजर्स हैं, प्लेग्राउंड्स बनाइए आप, जो गांव के चिल्ड्रन हैं, फिर वो क्या करें, उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रूट पे चैनलाइज हो। ओके, एंड आप अपने आंसर में सजेशंस भी दे सकते हैं ना, वो क्या है दैट गवर्नमेंट को अपना इंटेलिजेंस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम स्ट्रेंथन करना होगा। हॉर्टिकल्चर प्रमोट करें, लीगल क्रॉप्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, इनकी जो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज करिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट टू रिड्यूस माओइस्ट इन्फ्लुएंस, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका साथ लीजिए आप। गवर्नमेंट मशीनरी को ना एंश्योर करना होगा दैट कोई भी माओवादी जो है आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, लोकल लोगों को। ओके, ये सारे पॉइंट आपको ना वैसे भी याद रखने हैं। अगर GS4 में कोई केस स्टडी आ जाए कि आप IPS हो, आप क्या क्या कर सकते हो ड्रग ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए, तो आप सारे बताएंगे। इंटेलिजेंस सिस्टम ठीक कर दूंगा मैं, हॉर्टिकल्चर, लीगल क्रॉप्स, ये मैं गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखूंगा गवर्नमेंट को कि इनके ऊपर फोकस किया जाए। ओके, तो वो GS4 में भी काम आएगा ये, एज वेल एज GS3 के तो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। टारगेट नैर्को फाइनेंसिंग ऑफ इंसर्जेंसी, हिट माओइस्ट्स इकोनॉमिक बैकबोन। जो माओइस्ट्स जिस तरीके से इकोनॉमिक उनके नेटवर्क्स है ना, उनको गवर्नमेंट को ना हिट करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली जा सकती है इसमें। ओके, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मॉनिटरिंग ड्रग ट्रेड लिंकेजेस, गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे भी तालमेल करके रखना पड़ेगा सो दैट दिस ड्रग ट्रेड कैन बी होल्टेड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल ऑल्सो कम्स टू एन एंड हियर। इस आर्टिकल में हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी, कहाँ कितना ट्रेड चल रहा है, कैसे इंडिया को सिक्योरिटी मतलब खतरे में इससे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स देखे, एंड व्हाट स्टेप्स और मेजर्स कैन बी टेकन बाय द अथॉरिटीज टू कर्ब दिस, ये सब हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो। ओके, सो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।